राघव ने मार्शल आर्ट्स मूव्स से शान का चेहरा पैरालाइज्ड कर दिया था। शान के लोगों ने राघव को चारों तरफ से घेर लिया था। लड़ाई में राघव का हाथ बुरी तरह घायल हो गया। एससी सुपरकार क्लब में ही राघव और श्रेया को एक छोटी लड़की मिली जिसका नाम किरण था। किरण ने राघव और श्रेया को क्लब से निकलने में मदद की। किरण के पास महंगी बेंटली गाड़ी थी। कार की स्पीड तेज कर वो वहां से भाग निकले। किरण राघव को वो महंगी कार तोहफे में देकर स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते में राघव श्रेया से अजीब तरह की बातें करने लगा, जिससे श्रेया को लगा कि राघव कोई साधारण आदमी नहीं था। सब्जी लेने के लिए राघव रास्ते में ही उतर गया और श्रेया ने गाड़ी सीधे पायोनियर पार्क की तरफ मोड़ ली। श्रेया सही समय पर ऑफिस पहुंच गई थी। तानिया भी ऑफिस से फ्री होकर श्रेया का इंतजार कर रही थी। तानिया की नजर जब गाड़ी पर पड़ी तो वो हैरान रह गई, क्योंकि राघव ने कार को ठीक करवाने के लिए कहा था, लेकिन अब उसके सामने बहुत ही महंगी गाड़ी खड़ी थी। तानिया के पूछने पर श्रेया ने कुछ नहीं छिपाया। उसने दिन में शान के साथ हुई राघव की झड़प के बारे में विस्तार से बता दिया और किस तरह राघव ने शान को नई गाड़ी और पैसे लाने की धमकी दी और राघव ने शान का चेहरा पैरालाइज्ड कर दिया और फिर किस तरह से उन्हें ये कार मिली। श्रेया तान्या से कुछ नहीं छिपाना चाहती थी। वो अपने काम को लेकर पूरी तरह से ईमानदार थी। उसने सब कुछ बता दिया। तान्या को यही लग रहा था कि राघव की तबीयत सही नहीं है। इस तरह से शान से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। शान अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। तान्या खुद को बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे खराब समय चल रहा है, जिससे लड़ने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन समय के साथ शायद सब सही हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राघव हॉस्पिटल जाने को राजी नहीं था। उसके हाथ का दर्द भी कम नहीं हुआ, जिससे उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी। इसी तरह 2-3 दिन निकल गए। राघव एक इंटर्न के तौर पर ऑफिस में मन लगाकर काम करने लगा। इसी बीच उसने अपने हाथ के लिए एक प्लास्टर भी खुद ही बना लिया था। वो ज्यादातर अपना इलाज खुद ही कर लेता था। प्लास्टर से उसे बहुत राहत भी मिलने लगी थी और धीरे धीरे उसका हाथ सही भी होने लगा था। उस दिन राघव और तान्या ऑफिस से निकलकर घर की तरफ जा रहे थे। घर के बाहर उन्होंने महंगी बेंटले कार को देखा तो थोड़ा सकपका गए। घर में घुसने के बाद उन्होंने देखा सीरा और पीटर कुछ मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। ये मेहमान और कोई नहीं, शान और उसके पिता और पीटर के छोटे भाई जोसेफ थे। बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी शान के चेहरे पर कोई फायदा नहीं हुआ था। उसका चेहरा उसी तरह पैरालाइज्ड था। वो बस राघव को गुस्से भरी निगाह से देख रहा था और उसे समझ आ गया था कि उसका चेहरा सिर्फ राघव ही सही कर सकता था। उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जोसेफ ने गुस्से में पीटर और सीरा से कहा, कहाँ है तुम्हारा दामाद? मुझे तुम्हारे उस घर जमाई से बात करनी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई शान के ऊपर हाथ उठाने की? क्या समझता है वो अपने आप को? क्या कोई बहुत बड़ा महारथी है? एक तरफ माँ को महंगी पेंटिंग तोहफे में देकर उनकी नजरों में अच्छा बनना चाहता है और दूसरी तरफ शान के साथ लड़ाई झगड़ा। शांत हो जाइए, हम लोग बैठकर बात करते हैं। और रही बात राघव की, तो राघव तो बहुत ही सीधा लड़का है। वो तो बस घर में रहकर घर का काम करता है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? सीरा ने सिचुएशन को शांत करवाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि जोसेफ पीटर के घर पहली बार आया था, लेकिन पीटर और सीरा को यह कभी नहीं लगा था कि इस तरह से जोसेफ से मुलाकात होगी। बिल्कुल झूठ, वो कोई सीधा लड़का नहीं है। ये मेरे चेहरे को देखिए, ये सब उसी की ही देन है। तुम लोग उसे बचाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे परिवार में कोई नहीं बच पाएगा। शान ने बहुत गुस्से में कहा। पैरालाइज्ड होने से उसकी आवाज भी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रही थी। सीरा ने माफी मांगते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, अगर उसने ही तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगी। सीरा मन ही मन राघव को बुरी तरह कोस रही थी।
जिसकी वजह से उसे आज शर्मिंदा होना पड़ा। उसी समय राघव और तान्या घर में एंटर करते हैं। सीरा ने राघव को गुस्से भरी निगाह से देखा और कहा, चुपचाप यहाँ आओ और इनके पैरों पर गिरकर माफी मांगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? अपने आप को समझते क्या हो? राघव सब जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे लगा शान पैसे भी साथ लेकर आया है। जोसेफ ने राघव की तरफ गुस्से में देखा और कहा, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? उसे अभी के अभी सही करो, नहीं तो मुझे तुम अभी जानते नहीं हो। शान ने हमारी कार तुड़वाई है और मेरे एक हाथ की हड्डी टूट गई है। मैंने तो बस बदले में नई कार और 50 लाख रुपए मांगे, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। जोसेफ ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, तुम हो कौन और क्या औकात है तुम्हारी जो तुम हमसे पैसे मांग रहे हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? कोई वजूद नहीं है तुम्हारा मेरे आगे, समझे? सीरा ने राघव के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, राघव तुम क्या यहाँ भी लड़ाई करना चाहते हो? और तुम्हारे हाथ में बस जरा सी चोट आई है जो सही हो जाएगी। चुपचाप इनके पैरों में गिरकर माफी मांगो। सीरा को पता था जोसेफ को नाराज करना उसके परिवार को कितना नुकसान पहुंचा सकता था। किसी भी समय जोसेफ तान्या की कंपनी को मिनटों में दिवालिया करवा सकता था और किसी भी तरह से बदला ले सकता था। तान्या खुद को रोक नहीं पाई और बोली, माँ एक मिनट, आप इनसे ये क्यों नहीं पूछती कि शान ने राघव के हाथ में क्यों चोट पहुंचाई? सीरा ने फिर कहा, उसे उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। क्यों वो शान के पास गया था? किससे पूछ कर गया था? शान ने राघव का मजाक उड़ाते हुए कहा, इस घर जमाई के लिए तो बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि मैंने सिर्फ इसका हाथ तोड़ा है, इसके साथ और कुछ नहीं किया। राघव ने हल्के स्वर में कहा, अगर तुम्हारे लिए यही बर्ताव है तो मुझे माफ करना। तुम्हारा चेहरा जिंदगी भर ऐसे रहेगा, मैं इसे ठीक नहीं करूंगा। मैं तुम्हें। शान ने राघव की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जोसेफ ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। जोसेफ ने शांत स्वर में कहा, चलो छोड़ो इन सारी बातों को, कुछ भी हो जाए आखिर है तो हम परिवार ही, और शान तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई जैसा ही है। हाँ, उससे अगर गलती हो गई तो तुम उसे माफ कर दो। जोसेफ समझ गया था राघव इस तरह मानने वाला नहीं था। वो यही सोच रहा था कि इसका बदला वो भविष्य में कभी भी ले सकता है, लेकिन अभी शान का फेस पैरालाइज्ड ठीक करवाना बहुत जरूरी था, जिसे सिर्फ राघव ही ठीक कर सकता था। सीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं, आखिरकार हम सब एक परिवार हैं, और परिवार में पैसों की बात कहां से आ गई? आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने आगे बढ़ते हुए कहा, लगता है आपने मेरी बात सही से सुनी नहीं। आपके बेटे शान ने हमारा नुकसान किया है, अगर इसकी भरपाई नहीं हुई तो मैं शान का फेस ठीक नहीं करूंगा। आप चाहें तो आराम से बैठकर सोच लीजिए, मेरे पास बहुत समय है। जोसेफ ने गुस्से में कहा, राघव जुबान संभाल कर बात करो, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कुछ भी उल झुलूल डिमांड करो और मैं मान लूं। ये मत भूलो कि तुम सिर्फ एक घर जमाई हो, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। तान्या ने राघव को धीमी आवाज में कहा, छोड़ो अब इसे, भूल जाओ जो भी हुआ। तान्या चिंता में थी क्योंकि जोसेफ राघव को किसी भी वक्त चोट पहुंचा सकते थे। राघव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। परिवार की खातिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी आपको सिर्फ अपने बेटे की चिंता है, क्योंकि इसका चेहरा सिर्फ मैं ही सही कर सकता हूं। राघव ने जोसेफ को देखते हुए कहा, अच्छा पीटर, तुमने वाकई में एक बहुत अच्छा दामाद पाया है, बहुत ही होनहार और समझदार लगता है, जरा मैं भी इसकी ताकत देखना चाहूंगा। जोसेफ ने अपना हाथ राघव को मारने के लिए उठाया, लेकिन बिना वक्त गवाए राघव ने जोसेफ का हाथ पकड़कर कहीं टैप किया और दूसरे पल जोसेफ का चेहरा शान के चेहरे की तरह जाम हो गया। अब सही लग रहा है, बाप और बेटे में कोई फर्क नहीं, बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। राघव ने जोसेफ को दूर धकेल दिया और मुस्कुराते हुए कहा। जोसेफ को कुछ समझ नहीं आया कि राघव ने यह किस तरह किया। उसका चेहरा शान की तरह जाम हो गया, जिसका इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास भी नहीं था। तान्या और पीटर अब बेफिक्र थे, क्योंकि अब जोसेफ राघव को मार नहीं सकता था। हालांकि शान और जोसेफ इस हालत में भी राघव पर हमला करने लगे, लेकिन चेहरे पर दर्द से वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। जोसेफ ने राघव की ताकत को समझ लिया था, क्योंकि ये पैरालाइज्ड सिर्फ राघव ही कर सकता था। धीमे स्वर में जोसेफ ने कहा, मुझे मंजूर है, बताओ तुम क्या चाहते हो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? इतनी जल्दी क्या है, आराम से बैठकर सोच लीजिए, मैं खाना बनाकर आता हूँ, और आप बहुत लकी हैं जो आज मेरे हाथ का खाना खाएंगे। राघव ये बोलकर रसोई की तरफ चला गया। जल्द ही राघव ने खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। जोसेफ और शान दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए थे।
जोसेफ खाने की टेबल को पलट देना चाहता था, लेकिन वो समझ गया था कि पैसे देने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जोसेफ ने गुस्से में लेकिन नर्म स्वर में कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए और कौन सी गाड़ी चाहिए, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, चलो अब जल्दी से हमें सही करो। इतनी जल्दी क्या है, कार और पैसे मंगवा दीजिए, फिर मैं आप दोनों को सही कर दूंगा, राघव ने बिना जोसेफ को देखे कहा। जोसेफ की आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं। वो मन ही मन सोच रहा था कि इतने सालों का रुतबा, इतने सालों की इज्जत का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा था और उसे किस तरह इस मामूली से लड़के के सामने झुकना पड़ रहा था। लेकिन जोसेफ ने खुद को संभाला और तुरंत ही पैसे और एक लग्जरी कार मंगवा दी। कुछ ही समय में एक महंगी बेंटले कार आ गई और 50 लाख रुपए तान्या के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। शान ने गुस्से में कहा, हमें इतने पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास इससे कहीं ज्यादा है। राघव ने कंधे उचकाते हुए कहा, बेशक इससे कहीं ज्यादा होंगे तुम्हारे पास। राघव ने शान और जोसेफ की गर्दन को ठीक कर उन्हें रोज योगा करने की सलाह दी। हाँ ठीक है, चलो अब यहां से। जोसेफ एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो शान को लेकर वहां से गुस्से में निकल गया। हालांकि 50 लाख और इतनी महंगी कार मिलने पर राघव के अलावा और कोई खुश नहीं था। राघव ने जोसेफ की बेइज्जती कर उसे बुरी तरह नाराज कर दिया था, जिसका बदला जोसेफ भविष्य में लेने वाला था। पीटर ने बहुत हैरानी से पूछा, ये उनके साथ क्या हो रहा था, तुमने ये क्या किया? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैंने तो बस उनके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को दबा दिया, जिससे उनकी गर्दन और चेहरा सुन्न हो गया। ये आसानी से ठीक किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सीरा अब राघव के साथ कैसा बर्ताव करेगी? जोसेफ का अगला कदम क्या होगा?